हेलो फ्रेंड्स, तो हम काय चिकित्सा का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। न्यूरैल्जिया हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम माइस्थीनिया ग्रेविस और गुलिनबेरी सिंड्रोम पढ़ चुके हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। हम न्यूरैल्जिया पढ़ेंगे। न्यूरैल्जिया में भी दो जो मोस्ट कॉमन टाइप हैं न्यूरैल्जिया के, वो देखेंगे। एक तो हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया देखेंगे, दूसरा हमारा जो है पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो क्या क्या वर्क करती है, कहाँ से इनर्वेट होती है, कौन सी नर्व है और इसके फंक्शंस वगैरह क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो एक क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, और ये कैसी होती है? पेयर में होती है, ठीक है। ये पेयर में होती है, मतलब ये वन पेयर है, मतलब टू नर्व्स हैं, ठीक है। मतलब वन पेयर है, मतलब ये टू है नंबर में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। दूसरी चीज़ हमको पता चली, ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इसकी एनाटॉमिकल कोर्स देखेंगे, इसके मोटर और सेंसरी जो पार्ट हैं वो देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे इसके, और जो पैरासिम्पैथेटिक वर्क है वो भी देखेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंसरी के बारे में देखते हैं कि सेंसरी क्या क्या करता है। तो सेंसरी के बारे में दे रखा है, सेंसरी जो है इसका द थर्ड टर्मिनल ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व फिफ्थ, ठीक है। जो थर्ड टर्मिनल ब्रांच होती है क्रेनियल नर्व की, ठीक है, क्रेनियल नर्व जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। इसकी जो थर्ड ब्रांच होती है वो इनर्वेट करती है, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और साइनस ऑफ द फेस, ठीक है। जो फेस में हमारे साइनस होते हैं, उन साइनस, फ्रंटल साइनस वगैरह जो होते हैं, हमारे नजल साइनस, फ्रंटल साइनस, ये साइनस होते हैं, इन साइनस में इन्वेट करती है या कि इनोवेट करती है, और कहाँ कहाँ करती है? फेस में करती है, फेस में हमारी स्किन पे करती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे करती है, ठीक है। तो ये सेंसरी ब्रांच इसकी कहाँ कहाँ इनोवेट करती है हमको पता चल गया। पहले स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और साइनसेस में इन्वेट करती है जाके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोटर कहाँ करता है। तो देखिए मोटर वाली क्या होती है। मोटर जैसे बताएगी, मोटर जो होती है इसमें तीन ब्रांचेस होती हैं इस नर्व की आगे आके, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तीन होती हैं। जब ये आती है तो इसकी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पहली तो इसकी जो होती है ब्रांच वो होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। सेकंड जो ब्रांच होती है वो उसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी ब्रांच, और थर्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं मैंडिबुलरी ब्रांच, ठीक है, मैंडिबल ब्रांच। मैंडिबल ब्रांच कहाँ आती है? हमारी जॉ में आती है। मैक्सिलरी ब्रांच जो होती है हमारे चीक्स के पास आती है, और ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो होती है वो हमारे आई वाले एरिया को सप्लाई करती है। तो थर्ड जो होती है हमारी, ठीक है, ओनली द मैंडिबुलर ब्रांच, जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है जो कि हमारी जॉ में आती है, वो मैंडिबुलर ब्रांच होती है, उसी में मोटर फाइबर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। मतलब ऊपर की दो जो है ऑप्थेल्मिक या फिर मैक्सिलरी जो है, उसमें हमको कोई भी मोटर फाइबर नहीं मिल रहा है। मोटर फाइबर्स किस में होते हैं? सिर्फ क्रेनियल नर्व की फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी थर्ड ब्रांच जो है मैंडिबुलर ब्रांच, उस मैंडिबुलर ब्रांच में ही हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ इनोवेट करती है, ठीक है। तो इट इनोवेटेड द मसल ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। जो मुंह चबाने वाली इतनी मसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें ये सब में इनोवेट करती है। कौन कौन सी मैस्टिकेशन की मसल्स कौन कौन सी होती हैं हमारी? मीडियल टेरागॉइड, लेटरल टेरागॉइड, मैस्टर्स एंड द टेम्पोरलिस। ये चार मसल्स जो हैं, इन मसल्स जो है मैस्टिकेशन की हमारी मसल्स होती हैं, इनमें ये इनोवेट करती है जाके। कौन कौन सी होती है? मीडियल टेरागॉइड, लेटरल टेरागॉइड, मैसेटर और टेम्पोरलिस। ये चार मसल्स हैं, इनको याद कर लीजिए। ये भी याद होना ज़रूरी है, मैस्टिकेशन में कौन कौन सी मसल्स काम आती हैं। तो मीडियल टेरागॉइड, लेटरल टेरागॉइड, मैसेटर्स और टेम्पोरलिस, ये चार जो होती हैं वो आती हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं मैंडिबुलर नर्व ऑल्सो सप्लाई। अब ये और किस किस को सप्लाई करती है? अभी तो हमने उसमें देख लिया, और देखते हैं किसको करती है। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च डेरिवेटिव्स, ठीक है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक, उनमें क्या क्या आता है? ऐसे एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है, माइलोहाइड, टेंसर वेलाई पैलेटाइन और टेंसर टिम्पैनी, इनको भी करती है, ठीक है। तो ये तो आप सब उसमें याद रख सकते हैं, याद रखना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो पहले वाले बताए थे मैस्टिकेशन वाले, वो याद रखना ज़रूरी है। मोटर ब्रांच कौन सी होती है? जो हमारी मैंडिबुलर होती है, मैंडिबुलर ब्रांच में ही मोटर ब्रांच होती है। ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी में कोई भी मोटर ब्रांच नहीं होती है, मोटर फाइबर्स नहीं होते हैं। उसमें भी इसकी जो मोटर होती है वो किसको करती है? मैस्टिकेशन वाली इतनी मसल्स होती हैं उनको इनोवेट करती है। मैस्टिकेशन की मसल्स कौन सी होती हैं? मीडियल टेरागॉइड, लेटरल टेरागॉइड, मैसेटस और
टेम्पोरलिस, ये 4। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना ज़रूरी है, इतना तो आप याद रखिए मसल के इसके बारे में कि कैसे कैसे करती है। अब आते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक, वो पोस्ट सिंपैथेटिक सप्लाई पे, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ट्रैवल विद द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो कैसे ट्रैवल करते हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके साथ भी, उसके पाथवे में ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है अभी तो, मतलब जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। 4 to 5 लाइन कम से कम आपको नर्व के बारे में पता होना चाहिए लिखने के लिए उसमें, ठीक है। तो उतना ही इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है नर्व के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन अपनी डिसीज़ के ऊपर, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे। सबसे पहले देखते हैं एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी क्या बता रखी है, देखिए एज, देखिए इसमें एज क्या है, यूजुअली आफ्टर मिडिल एज, ठीक है। मिडिल एज के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कब, मिडिल एज के बाद, ठीक। सेक्स मोर इन फीमेल्स, कितनी ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। मिडिल एज से और ओल्ड एज के बीच के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब आप अगर लगाएं तो 30 to 40 या 50 की एज में जो होता है, ये 40-50 इसके एज में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पहली चीज़ हमने देख ली, दूसरी चीज़ हमें फीमेल देखने मिलता है, कौन सी एज में, 40 to 60 ईयर की एज में। और किन में ज़्यादा मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, प्रोडामिनेंटली फीमेल्स में होता है ये ज़्यादातर। कॉज इसका अननोन है, ठीक है। अब आते हैं इसके एक्साइटिंग कॉजेज़ जो होते हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जो हमारी नर्व जो है उस नर्व को एक्साइट करें, ठीक है, उस नर्व को जो है एक्साइट करने वाले, उत्तेजन करने वाले, ठीक है, ताकि वो नर्व जो है हाइपर एक्टिव होकर वर्क करे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। एक्साइटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्पॉन्टेनियसली, एकदम कभी भी हो सकता है, ठीक है। कोई चीज़ आप खा रहे हैं, खाते खाते भी हो सकता है, या कोई चीज़ कस के दबा दी दांत के नीचे तो उसकी वजह से भी हो सकता है मुंह में। फॉलोइंग एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, ज़्यादा ठंडी हवा चेहरे पे लग रही हो, ज़्यादा गर्म हवा चेहरे पे एकदम से लग जाए तो उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉलोइंग एक्सपोजर जो कोल्ड विंड, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे लगेगी तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया देखने को मिल सकता है। बाकी ब्लोइंग ऑन फेस, ठीक है, बहुत ठंडी हवा का चेहरे पे देखने को मिलती है, या गर्म हवा एकदम से आपके चेहरे पे आके स्ट्राइक करती है तब भी ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चुइंग, चबाते समय, ईटिंग, कोई चीज़ खा रहे हैं, चुइंग और ईटिंग, या ड्रिंकिंग, ठंडा या गर्म कोई भी फ्लूट आप ले रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ठंडा पी रहे हैं, या फिर आप टी कॉफ़ी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही गर्म पी रहे हैं, तो ये फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, ये करते हैं जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसको एक्साइट करते हैं, ठीक है। बाकी टॉकिंग, बोलते समय भी हो सकता है। वॉशिंग द फेस, बहुत ठंडे पानी से आपने मुंह धो लिया है, फिर सादे पानी से भी अगर मुंह धो रहे हैं और आपने कस के अपने मुंह को रगड़ लिया या फिर कोई चीज़ कस के अपने मुंह को प्रेस करा साफ़ करने के लिए, तो उस टाइम पे भी ये नर्व जो है एक्साइट हो जाती है और पेन करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हमको देखने मिलता है, देखिए सिम्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ जो है ड्यूरिंग द अटैक के टाइम पे कैसे सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखेंगे कि दो अटैक्स के बीच में कैसे सिम्टम्स मिलते हैं, जब अटैक आता है तो कैसे सिम्टम होते हैं, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, देखिए अब हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, तो ट्राइजेमिनल तो हमारा समझ में आ गया। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक बार हम चलते हैं, मैं आपको इसका पूरा क्लियर करके बताता हूँ कि होता क्या है डिसीज़ के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ आते हैं प्लेन पेपर पे। अब आप देखिए क्या है इसका नाम, से पहले तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी नर्व हो गई, कौन सी, क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व हो गई, जिसकी कितनी ब्रांचें हैं, 3 ब्रांचेज हैं जिसकी, ठीक है। अब ये वर्ड है मेन, न्यूरल्जिया। न्यूरल्जी का मतलब क्या होता है, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूरो प्लस एल्जिया। न्यूरो मतलब हमारी नर्व हो गई और एल्जिया का मतलब क्या हो गया, पेन। तो इसका क्या मतलब निकला, पेन इन नर्व, ठीक है। कौन सी नर्व में पेन हो रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व, कौन सी है, क्रेनियल नर्व 5th।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मतलब होता क्या है। मतलब न्यूरैल्जिया का मतलब होता है नसों में दर्द होना, ठीक है। जो हमारी नस है, जो हमारी नर्व है, उस नर्व में पेन होना, ठीक है। एल्जिया का मतलब होता है पेन। तो हम यहाँ से देखते हैं, अब इसमें क्या क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा लौट के। सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम, इसमें मेन सिम्टम जो होता है वो पेन का ही होता है। बाकी अदर सिम्टम्स तो उसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें मेन सिम्टम जो आपको मिलेगा वो पेन होता है हमारा, ठीक है। एल्जिया, न्यूरैल्जिया का मतलब, एल्जिया का मतलब होता है पेन। तो मेन सिम्टम क्या है यहाँ पर, पेन। अब पेन किस तरीके का हो रहा है पहले तो हम देखेंगे। यूजुअली सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न टुगेदर, ठीक है। सेकंड और थर्ड डिवीज़न में एक संग देखने को मिलता है। पेन कैसा होगा, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न हमारा कौन सा था इसका, ट्राइजेमिनल नर्व का, मैक्सिलरी और मैंडिबुलरी, ठीक है। इन दोनों में एक संग पेन देखने को मिलता है यूजुअली। किन किन में देखने को मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड ब्रांच में, ठीक है। सेकंड और थर्ड ब्रांच कौन सी थी हमारी, सेकंड और थर्ड। सेकंड हमारी ब्रांच कौन सी थी, मैक्सिलरी, और थर्ड कौन सी थी हमारी, मैंडिबुलर, ठीक है। तो इन दोनों में देखने को मिलता है। कैसा होता है, सीवियर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द कैसा होगा, एकदम बहुत तेज़ दर्द होगा, जैसे किसी ने कोई चीज़ चुबा दी हो बहुत तेज़ी से, ठीक है, एकदम स्टैब कर दिया हो किसी चीज़ का, इस तरीके का पेन आपको देखने को मिलेगा। कैसा होगा, शार्प, शाउटिंग, लेटर लेस देन 30 सेकेंड, ठीक है। अब शार्प होता है बहुत तेज़, एकदम शाउटिंग पेन होता है ये। अब कब तक रहता है, 30 सेकंड से कम रहता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पेन का क्या है, 30 सेकंड से कम, ठीक है। पेन स्टार्ट होगा और 30 सेकंड के अंदर ही एंड हो जाएगा। और कैसा होगा पेन हमारा, सीवियर इंटेंसिटी होगी, शार्प होगा, शाउटिंग होगा, ठीक है। ये मेन इसका फीचर है। किस तरीके का पेन देखने को मिल रहा है, हम पेन एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो पेन हमको कहाँ, पहले यूजुअली हम कौन कौन सी ब्रांच में देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड, मतलब मैक्सिलरी और मैंडिबुलरी ब्रांच में। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पेन कैसा होगा, इंटेंसिटी में सीवियर होगा। तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, शार्प होगा, शाउटिंग होगा, ठीक है। और कब तक रहेगा, 30 सेकंड से कम समय तक रहता है। 30 सेकंड के अंदर ही जो पेन होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं साइट, कौन सी जगह पर होता है, कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। तो साइट में देखिए कैसे होता है। साइट में जो होता है ये यूनिलैटरल होता है, ठीक है, मतलब एक तरफ, या तो चेहरे के एक साइड में होगा, या राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में, किसी भी एक तरफ देखने को मिलेगा, जिस तरफ की नर्व जो है इन्वॉल्व हुई होगी, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक। बाकी मोर कॉमनली कन्फाइंड टू वन ऑफ द थर्ड डिवीज़न ऑफ द नर्व। मोर कन्फाइंडली किस में देखने मिलता है, थर्ड डिवीज़न। अभी हम देखा सेकंड और थर्ड डिवीज़न मिल रहा था, हम देख रहे थे दोनों में एक संग मिलता है, लेकिन साथ साथ मोस्ट कॉमनली कन्फाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बोल सकते हैं कि इसको जो है, ये इस वाले ब्रांच जो है ये ज़्यादा वो होती है, एक्साइट होती है। तो कौन सी ब्रांच होती है, जो थर्ड डिवीज़न होता है। थर्ड डिवीज़न हमारा कौन सा होता है, मैंडिबुलरी वाला, ठीक है, वो ज़्यादा मिलता है। कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अब इसमें बता रखा है कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब अगर कोई भी ब्रांच जो है, चाहे ऑप्थेल्मिक हो, मैक्सिलरी हो, या मैंडिबुलरी हो, तीनों में से कोई भी ब्रांच अगर इन्वॉल्व हो रही है, तो उन ब्रांचों के इन्वॉल्व होने पे ये पेन ओरिजिन कहाँ से होगा, मतलब पेन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी। अगर फेस में पेन हो रहा है ऑप्थेल्मिक ब्रांच में तो कहाँ से होगा, या हमारी मैंडिबुलरी ब्रांच में हो रहा है तो कहाँ से होगा, मैक्सिलरी ब्रांच में हो रहा है फेस में पेन तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑनसेट कहाँ से होगा फेस में, कहाँ पता चलेगा सबसे पहले पेन, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है यहाँ पर, आर जस्ट एक्सटर्नल टू नेजल एवे, ठीक है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल टू एलेनेजल, ठीक है। कहाँ पर होगा, नोज़ के पास में, जो एल्वा नेजल एल्वा होता है उसके जस्ट पास से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा हमारा, ये जो उसके पास से स्टार्ट होगा वो होगा हमारा मैक्सिलरी वाला, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा देखने के लिए मिलेगा हमको, ऑप्थेल्मिक ब्रांच का देखने के लिए मिलेगा। और थर्ड जो है मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन मतलब हमारी थोड़ी में से थोड़ी के बीच जो मेंटल वो सब वहाँ से देखने को मिलेगा। तो मेंटल फोरामेन से कौन सा देखने को मिलेगा, वो ब्रांच होगी हमारी मैंडिबुलरी ब्रांच का देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार हम देखते हैं इसको सही से अच्छे से दोबारा से, मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कौन सा कहाँ से हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है, जो यहाँ पर इंफ्रा ऑर्बिटल, देखिए
ये इंफ्रा ऑर्बिटल, ये इस रीजन से जो मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच का होगा? ऑप्थेल्मिक जोन या ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ठीक है। ऑप्थेल्मिक जोन है ये पूरा, और इसमें सप्लाई करने वाली कौन सी है ट्राइजेमिनल की ब्रांच? ऑप्थेल्मिक ब्रांच, तो इसकी वजह से होगा। सेकंड, नेजल एलवे होता है यहाँ पर एलवे नेजे जो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से अगर पेन स्टार्ट होगा तो कौन सी ब्रांच का होगा? मैक्सिलरी जोन में होगा, और कौन सी ब्रांच होगी उसकी? मैक्सिलरी ब्रांच का होगा। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा सबसे आगे मेंटल फोरामेन, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके का होगा? यहाँ से जो स्टार्ट होगा, इस जगह से अगर पेन ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो किसका होगा? वो हमारा होगा मैंडिबुलरी ब्रांच का, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि कहाँ से कौन सी ब्रांच का पेन स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं और, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं पेन समटाइम कन्फाइंड टू वन ब्रांच ऑफ ए डिवीज़न। कभी कभी क्या होता है, पेन एक ही ब्रांच का आगे कंटिन्यू कर रहा होता है, एक ही ब्रांच का बढ़ रहा होता है, और सब जगह पता चल रहा होता है पूरे फेस में, ठीक है, सराउंडिंग में, आसपास में। तो ये भी होता रखा है। द टेंडेंसी ऑफ पेन टू कमेंस लोकली एंड सब्स्टिट्यूटली स्प्रेड इन ईच अटैक, दस इन्वेडिंग ए लार्ज एरिया। अब इसको, ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने का है। तो देखिए इसमें समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, पेन जो होता है किसी पर्टिकुलरली, जब स्टार्टिंग होती है पेन, जब शुरू होता है किसी को होना, तो पर्टिकुलरली किसी एक जगह पर पेन होना शुरू होता है, किसी पर्टिकुलरली एक ही जगह से स्टार्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे पेन के अटैक्स बार बार आते जाते हैं, तो उनके अटैक्स के बार बार आने के बाद क्या होता है कि पेन का जो एरिया होता है, जब फर्स्ट अटैक आएगा तो थोड़ी सी जगह में होगा। जैसे मैं आपको पिक्चर में एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, देखिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर पेन हुआ, ठीक है, इतनी सी जगह में पेन हुआ। कब हुआ? जब ये फर्स्ट अटैक आया था हमें, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी का जब फर्स्ट अटैक आया तो यहाँ पर पेन पता चला। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ये सेकंड अटैक, थर्ड अटैक और फोर्थ या फिफ्थ अटैक आता जाएगा, वैसे वैसे इस पेन का जो सराउंडिंग एरिया होगा, पहले तो फर्स्ट अटैक में हमको इतनी जगह में पेन पता चल रहा है, लेकिन सेकंड अटैक में क्या होगा, यही पेन एरिया जो होगा बढ़ जाएगा, इतनी जगह पता चलेगा। थर्ड अटैक में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोर्थ अटैक में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अटैक बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे एरिया जो हुआ पेन का वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो हमने यहाँ तक साइट पढ़ ली, साइट कैसी बता रखी है। अब आगे आते हैं, एक बार को क्लियर कर दें। तो अब आते हैं, देखते हैं करेक्टर। तो पेन का करेक्टर किस तरीके का वो देखते हैं। शार्प होता है, पैरोक्सिमल होता है, सडन इन ऑनसेट एंड सीजेशन, ठीक है। तो मतलब पहली चीज़ तो क्या ऐसा होगा, शार्प होगा, एकदम बहुत तेज़, जैसे किसी ने कोई चीज़ चुबा दी है, इस तरीके का पेन होगा, एकदम बहुत शार्प पेन होगा, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, पैरोक्सिमल, मतलब किस तरीके का, झंझनाहट जैसा, पता चलेगा वहाँ झंझनाहट, या फिर मतलब जैसे कि वहाँ की मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, इस तरीके का मसल का बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन पता चलेगा वहाँ पर, इस तरीके का पेन, जैसे बहुत ज़्यादा जकड़ाहट आ गई, एकदम टेंडरनेस हो गई है वहाँ पर, इस तरीके से। सडन इन ऑनसेट, ऑनसेट कैसा होगा पेन का, एकदम सडन होगा, एकदम से पेन उठेगा, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ क्या हुआ, सेजेशन, अपने आप ही शांत हो जाएगा। कितना बताया था, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर ये जो होता है वो शांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लाइटनिंग फ्लैश ऑफ पेन, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने बता दिया रेड हॉट निडल, जैसे कि एकदम किसी ने किस तरीके का पेन, इसमें एग्जांपल दिया किस तरीके का पेन था, जैसे किसी ने एकदम से लेकर रेड हॉट निडल, मतलब कोई निडल है जो कि बिल्कुल रेड हॉट गर्म कर ली गई है, उसको जैसे चुभाया जाता है, उसी तरीके से सेम ऐसा पेन इसमें फील होता है। जब निडल चुभाने ऐसा पेन जो होता है वैसा ही पेन इसमें इंसान को महसूस होता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पेन। तो ड्यूरेशन ऑफ पेन में क्या है, ओनली ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक ही रहता है। ये हमने पहले बताया था, कितना बताया था आपको, लेस देन 30 सेकेंड्स के लिए इसका अटैक रहता है पेन का, ठीक है। तो लेस देन 30 सेकेंड्स जो होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन कहता है, फ्यू सेकेंड्स का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। रेयरली हाफ ए मिनट, कभी कभी हाफ आ मिनट हो जाता है, मतलब 30 सेकेंड्स से लेकर मोस्ट कॉमनली 30 सेकेंड रहता है। लेकिन अगर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, बार बार कई बार आ रहे हैं, तो इसका अटैक जो पेन का वो रहेगा ड्यूरेशन, वो कितना हो जाएगा, हाफ ए मिनट हो जाएगा, ठीक है, रेयरली। और लॉन्गर ड्यू टू सीरियस ऑफ शॉर्ट शार्प स्टैब ऑफ पेन, और बढ़ भी सकता है, ठीक है, अगर बार बार अटैक आ रहे हैं। तो वैसे तो 30 सेकेंड्स का ही बता रखा है, हाफ अ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स के
आसपास ही रहता है। 30 सेकंड्स से ज़्यादा या कम नहीं होता है, 30 सेकंड्स के कम ही रहता है मोस्टली ज़्यादातर। और अगर बार बार अटैक्स, काफ़ी ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, एकदम से कई बार अटैक आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि तो उसका पेन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है। इंटरप्टेड बाय ब्रीफ इंटरवल, कैसे इंटरप्टेड होता है बाय ब्रीफ इंटरवल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार पेन हुआ तो होता ही रहा, मतलब मतलब 10-15 मिनट तक आपको पेन फील ही होता रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 10-15 मिनट तक आपको पेन फील नहीं होगा, ठीक है। मतलब किस तरीके से आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट अटैक आया तो 30 सेकंड का पेन फील हुआ, फिर थोड़ी देर का रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड अटैक आया, फिर 30 सेकंड का हुआ, तो आफ्टर इंटरवल, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो होगा ये आपको इसका पेन जो होगा फील होगा बार बार, ठीक है। मतलब एकदम से अटैक आते हैं, फर्स्ट अटैक आया 30 सेकंड के लिए, सेकंड अटैक आया 30 सेकंड के लिए, तो इस तरीके से आपको पेन के अटैक्स फील होंगे, ठीक है। यूजुअली रिवॉल्व आफ्टर ए फ्यू वीक्स बट इवेंचुअली रिकर, थोड़े वीक्स के बाद जो होता है ये रिजॉल्व हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, इसके साथ साथ में और सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अभी तक हमने मोस्ट कॉमनली जो हमारे मेन सिम्टम्स थे वो तो हमने देख ही लिए कि हमें कौन कौन से मेन सिम्टम्स में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमको और कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं एसोसिएटेड, क्योंकि मेन सिम्टम तो पेन था वो हमने देख लिया, उसके साथ में और जो सिम्टम्स मिलेंगे वो भी देखते हैं कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो पहला सिम्टम हमने कौन सा देखा, ड्यूरिंग अटैक के टाइम क्या हुआ, ड्यूरिंग द अटैक द फेस इज ऑफ्टन थॉर्न इनटू ए स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंटरी टोनिक स्पाज्म ऑन ए अफेक्टेड साइड, मतलब जो भी साइड जो है अफेक्ट होगी, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उस साइड पे जो एरिया अफेक्ट हो रहा है, मान के चलिए कि नोज़ के आसपास चीक्स वाला पोर्शन अफेक्ट हो रहा है, तो चीक्स वाला पोर्शन जब अफेक्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जब पहला जब अटैक आएगा, न्यूरल्जिया का अटैक जब भी आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो भी वहाँ की मसल्स होंगी, ठीक है, वो मसल्स एकदम से कैसे इन्वॉल्वमेंटरी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन करने चले जाएंगे, मतलब कैसे एकदम स्पाज्म में आ जाएंगे, ठीक, स्पाज्म होगा, जैसे स्पाज्मेटिक पेन फील होता है उस तरीके का पेन फील होगा इसमें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा एकदम से बहुत तेज़ी से। और किस तरीके का होगा, स्ट्रॉन्ग इनवॉलंटरी होगा, मतलब ऐच्छिक नहीं होगा, अनैच्छिक होगा ये, ठीक है, मतलब हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये अपने आप होगा। जब पेन होगा तो वहाँ की मसल्स जो होंगी एकदम से स्पाज्म में चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक। दूसरा, फ्लशिंग ऑफ फेस एकदम रेड पड़ जाएगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल जो होंगे वो डायलेट हो जाएंगे। एक्सेसिव लैक्रामेशन बहुत देखने को मिलेगा, मतलब आंखों से काफ़ी ज़्यादा पानी आना। Sometimes secretion of nasal mucosa and saliva may occur on the side of pain, मतलब जिस भी साइड पे पेन हो रहा है, अगर राइट साइड पे पेन हो रहा है पेशेंट के, तो राइट साइड की जो हमारी नेज़ल म्यूकोजा है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेशन होने लगेंगे और सलाइवा निकलने लगेगा मुंह से, ठीक है। और लेफ़्ट में हो रहा है तो लेफ़्ट साइड से निकलने लगेगा। ये हम नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन बिटवीन द अटैक्स, मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के जो अटैक आते हैं बार बार, उन अटैक्स के बीच बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 अटैक्स के बीच में क्या क्या देखने को हमको मिलता है। तो ट्रिगर जोन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर जोन की, ठीक है, जहाँ से हमारा पेन या फिर न्यूरल्जिया जो होता है ट्रिगर होता है, उस जोन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ऑप्थैल्मिक जोन, पेंडिबुलरी जोन या मैक्सिलरी जोन, किस जोन में पेन हो रहा है उस जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम। तो कोई भी जोन हो सकता है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जिस भी जोन में पेन होता है वहाँ की जो स्किन होती है फेस की, वो कैसी हो जाती है, हाइपरेस्थीसिया, सर्टेन लोकलाइज हाइपरेस्थीसिया मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है वहाँ की स्किन, कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्पॉट बन जाता है, मतलब उस पूरे एरिया में कोई एक पॉइंट, एक जगह ऐसी ज़रूर होगी, एक स्पॉट ज़रूर ऐसा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होगा, मतलब वहाँ पर अगर हल्की सी भी कोई चीज़ लगती है, पानी भी लगता है या फिर हल्का सा आपका हाथ भी लग जाएगा, तो पेन एकदम से दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। वो कहीं पर भी हो सकता है, फेस पे, गम पे या फिर टंग पे, स्लाइटली स्टिमुलस टू विच अटैक, मतलब सेट ऑफ एन अटैक, मतलब ऐसी जगह कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो आपके गम पे हो सकती है, फेस पे कहीं भी हो सकती है, आँख के आसपास या फिर आपकी चीक्स के आसपास या फिर आपकी जो जॉ है उसमें भी कोई कहीं पर भी एक ऐसा स्पॉट हो सकता है, ऐसा ट्रिगर जोन हो सकता है जहाँ पर हल्की सी भी कोई सी चीज़, आपका हाथ ही लग जाए, उंगली लग जाए या फिर किसी दूसरे की कोई चीज़ लग जाए, हल्की सी हवा भी लग जाती है, तो वो क्या करता है, वो पेन को दोबारा से ट्रिगर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है,
डल कंटिन्यूस पेन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, पेन का अटैक आता है एकदम से तो पेन कैसा होता है, स्टैबिंग पेन होता है, एकदम शार्प पेन होता है बहुत तेज़ी से, जैसे रेड हॉट नेडल किसी ने चुबा दी उस तरीके का पेन होता है। लेकिन वो अटैक जाने का मतलब आफ्टर 30 सेकंड्स के अंदर अटैक चला जाता है। लेकिन 30 सेकंड्स के बाद जब अटैक चला जाता है उसके बाद भी क्या होता है, कंटिन्यूस डल पेन, मतलब हल्का हल्का सा एक दर्द बना रहता है, ठीक है, पेन बना रहता है। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म पैरोक्सिमल पेन इज सीरियस, ठीक है। अब क्या होता है, यही जो हल्का हल्का पेन होता है ये ही एकदम से तेज़ भी हो जाता है, इसी से मतलब इसकी कंटिन्यूटी में रहता है। बहुत तेज़ पेन हो रहा होगा उसी जगह पर, वही पेन जब अटैक चला जाएगा तो वहाँ पर हल्का हो जाता है, और फिर जब अटैक दोबारा से आता है तो वहाँ पर वो पेन जो होता है एकदम से तेज़ हो जाता है। यूजली ऑफ बोरिंग करेक्टर, ठीक है। बोरिंग करेक्टर का होता है स्किन अफेक्ट, जहाँ जो भी स्किन इस एरिया की जो स्किन अफेक्ट हुई होती है, रीज़न की वो कैसी होती है, सोर एंड टेंडर। उस जगह की एरिया की स्किन कैसी होती है, सोर एंड टेंडर, मतलब हल्की सी भी आपने हाथ लगा के देखा, दबा के देखा जैसे ही, और तुरंत एकदम से अटैक आ जाएगा। कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंडर स्किन हो जाएगी वहाँ की, ठीक है, दर्द वाली। टेंडर यहाँ पर मतलब वो तो हो ही जाएगा अटैक, लेकिन यहाँ पर सोर एंड टेंडर का मतलब है कि उस जगह की स्किन आपकी जो होगी वो बार बार जब अटैक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टोनिक इन्वॉल्वेंट्री टोनिक स्पाज्म हो रहा है, तो बार बार वहाँ पर अटैक आने की वजह से क्या हो रहा है, वो जगह की मसल जो होगी वो हार्ड हो जाएगी, उसमें स्पाज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चर सा महसूस होने लगे, जब आप टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ की मसल जो है थोड़ी हार्ड हो गई हैं उस जगह की, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, सेंसरी चेंजेस हमको क्या मिल रहा है, नन एक्सेप्टेड फॉर हाइपरस्थेसिया, वही हाइपरस्थेसिया आपको देखने मिल रहा है, और कुछ मतलब ज़्यादा इसमें नहीं मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। स्किन एंड हेयरी चेंजेस, अब स्किन एंड हेयरी चेंजेस जहाँ पर अफेक्ट आ रहा है, जिस भी जोन में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें बात करते हैं। आफ्टर रिपीटेड अटैक स्किन बिकम शाइनी, बार बार अटैक आने का कैसा होगा, स्किन बिकम शाइनी एंड हेयर इज द एरिया में बिकम ग्रे एंड रब्ड अवे, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ के जो हमारे वो होते हैं हेयर्स होते हैं, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या ग्रे कलर के हो जाते हैं वहाँ के हेयर्स जो होते हैं। उसके साथ साथ में अटैक जाने के बाद कैसी हो जाती है, स्किन जो होती है एकदम शाइनी सी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ वेट एंड डिप्रेशन, ठीक है। लॉस ऑफ वेट और डिप्रेशन को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे में क्या हो रहा है, चूइंग में या टॉकिंग में किसी भी टाइम ये कोई भी काम करते समय एकदम से पेन का अटैक आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो खाने से भी घबराता है, उसको खाना खाने में भी डर लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने खाना खाया और एकदम से पेन का अटैक दोबारा से आ गया तो इस चीज़ से उसको डर रहता है, तो वो खाना खाना कम कर देता है या फिर छोड़ देता है। तो इस वजह से उसको क्या होता है, मेन चीज़ कि लॉस ऑफ वेट। और दूसरी चीज़, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, इंसान भी डिप्रेशन में चला जाता है, उसको ये डर बैठ जाता है कि कभी भी किसी भी टाइम पे एकदम से पेन जो होता है वो स्टार्ट हो सकता है, तो ये उसके अंदर डर बैठ जाता है, इस वजह से वो डिप्रेशन में भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, पेन का जो मैनेजमेंट है उस पे आते हैं। तो मैनेजमेंट हमको देखने मिल रहा है, पहली चीज़ तो क्या होता है, कोई भी किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से उसको दूर रखना है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सके, ठीक है। जैसे हमारे टूथ में इन्फेक्शन हो सकता है तो टीथ वगैरह उसको मतलब एकदम सही से रखना है, ताकि किसी तरीके का उसकी प्रॉब्लम ना हो, मतलब किसी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर दूसरा ना हो सके। तो उसको पहली चीज़ तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। दूसरी अब आते हैं ड्रग्स के अंदर, तो पेन वाली बात है, पेन में हमारे पास कुछ ही चीज़ गिनी चुनी होती हैं, वही हम दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। एनाल्जेसिक्स, ओपॉइड, ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या, पोटेंट एनाल्जेसिक मस्ट बी यूज टू कॉज बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ हैबिटेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि हम एनाल्जेसिक चला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हमारे पास, कार्बाजिपाइन है, ठीक है। कार्बाजिपाइन कैसे कितनी दी जाती है ये देखते हैं। कार्बामाजिपिन इफ़ेक्टिवली रिलीज सिम्टम्स, ये जो होती है सिम्टम्स, जो हमारे पेन वगैरह सिम्टम्स होते हैं उनको कम करती है। कैसे दी जाती है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ये हमारे सिम्टम्स को क्या होती है, कम कर देती है। इनिशियल डोज कितनी रहती है, 100 mg QDS, और ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते अगर सही नहीं हो रहा उसके बाद तो हम 200 QDS की डोज को चलाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या देखने मिलते हैं कार्बाजिपिन में, देखिए डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये 2 कॉमन सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आने वाली ड्रग है, इसलिए इसमें क्या डिजीनेस और ड्राउजीनेस देखने को मिलती हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एरिथ्रोमेटस रेसेस देखने को मिलते हैं, बॉडी के ऊपर लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं में कॉमन,
ठीक है, मे अकर बट डिसअपियर विद इन 48 आवर्स के अंदर जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट जो होता है कार्बाजेपिन को रोक देते हैं देने से, तो ये जो होते हैं सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। दो चीज़ हमने देख ली, पहली चीज़ एनाल्जेसिक चला सकते हैं कोई भी, और दूसरी हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स में से देख ली। ठीक है, कार्बामाज़ेपिन। आगे देखते हैं क्या है। अब आते हैं दूसरा क्या है, ऑक्स कार्बामाज़ेपिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टरनेटिव विद इक्वल एफिशिएंसी, बेटर इफेक्ट प्रोफाइल विद लेस चांसेस ऑफ बोन मैरो टॉक्सिसिटी। ठीक है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी होने से बचाता है। मतलब कार्बाजेपाइन में जहाँ हम देख रहे थे वहाँ पर क्या हो रहा है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी जगह हम ऑक्स कार्बाजेपाइन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मेन हमको एडवांटेज क्या मिलता है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी से बचते हैं। ठीक है, और उसमें बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो यहाँ पर ये अंतर है। ठीक है, बाकी अदर हम ड्रग्स देखते हैं तो कौन सी है हमारी, पेंटोइन सोडियम कितनी दी जाती है, 0.1 ग्राम TDS। ठीक है, वेन कार्बाजेपाइन कैन नॉट टॉलरेट, जब हम कार्बाजेपाइन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमें टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल रही थी पहले ही। अगर ये ऐसे लक्षण उत्पन्न करने लगती है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखने मिलते हैं और कोई असर भी नहीं पड़ रहा होता, तो उसकी हम क्या करते हैं, पेंटोइन सोडियम होता है वो देना शुरू कर देते हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, कार्बापेंटीन कितनी मात्रा में देते हैं, 300 mg BD कैन बी इंक्रीज अप टू द 1500 mg पर डे के हिसाब से। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रीगावालाइन। ठीक है, कितना देते हैं, 20 mg BD, और कितना तक बढ़ा सकते हैं इसको, 30 mg पर डे तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल दिया जाता है इसमें पर्टिकुलर साइट्स पे, जिस साइट पे पेन हो रहा होता है वहाँ पर। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन में क्या है, जो भी ऐसा होता है ना कि वो जो हमारी वो जो नर्व जा रही है, ट्राइजेमिनल नर्व जिस पाथवे से जा रही है, हो सकता है उसके आसपास में जो भी ब्लड वेसल ट्रैवल कर रही हो, उस ब्लड वेसल की वजह से उस नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा हो काफ़ी ज़्यादा, और कंप्रेशन पड़ने के कारण क्या होता है, वो नर्व जो है बार बार एक्साइट हो रही हो और बार बार पेन के अटैक आ रहे हो। तो उसमें उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम कितना भी एनाल्जेसिक या फिर ओपॉइड एनाल्जेसिक कुछ भी चला लें, सेडेटिव हिप्नोटिक, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो माइक्रोवेस्कुलर्स होते हैं, मतलब जो भी वहाँ ब्लड वेसल वगैरह जा रही होती है वहाँ से उसको हटा देते हैं। ठीक है, या फिर हटाने के बाद वहाँ पर सेपरेशन कर देते हैं, मतलब दोनों के बीच में, नर्व और उसके बीच में, उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ द ब्लड वेसल इन कॉन्टैक्ट विद ट्राइजेमिनल नर्व रूट। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व रूट जो है उनके बीच में सेपरेशन कर देते हैं, एंड इंसर्शन ऑफ द नॉन एब्जॉर्बल स्पंज गिवन रिलीफ फ्रॉम पेशेंट इन पेन इन द पेशेंट। ठीक है, किसके इंसर्ट करते हैं, ये मान के चलिए कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे कि ये हमारी नर्व जा रही है और इसके साथ में ही हमारी यहाँ से ये इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप करती हुई ब्लड वेसल जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको सिर्फ इतना करना होता है कि इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन कर देते हैं। सेपरेशन किसके द्वारा करते हैं, यहाँ पर एक स्पंज टिश्यू जो होता है उसको, नॉन एब्जॉर्बल स्पंज जो होता है वो लगा देते हैं, ताकि क्या होता है, ये जो होती है इससे टच नहीं हो पाती। जब इससे टच नहीं होगी तो टच नहीं होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेन को रोकने के लिए यहाँ पर होता है, उसके क्या बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है इसमें देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मोकोगुलेशन एक चलती है इसमें। ठीक है, बाकी लास्ट में तो हम सर्जरी करने मिलती है। सर्जरी में हम क्या क्या है, इंडिकेशन कब का सर्जरी हमको करनी चाहिए, तो देखिए, फेलियर ऑफ रिपीटिव इंजेक्शन, अगर हम बार बार इंजेक्शन देख रहे हैं उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तब पेशेंट गोइंग अब्रॉड, अगर पेशेंट कहीं बाहर घूमने जा रहा है, तो मतलब उसकी पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाके बार बार अटैक अगर उसको आते हैं तो फिर वो एंजॉय भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाएगा, और बाहर जाने का पता चल रहा है किसी काम से गया, वो काम भी नहीं हो पाया। थर्ड चीज़ क्या होती है, टू अवॉइड नेसेसिटी ऑफ रिपीटेड इंजेक्शन, बार बार इंजेक्शन से बचने के लिए भी सर्जरी करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इंजेक्शन कब तक लगाएंगे, पेशेंट भी एक लेवल तक ही टॉलरेट कर पाएगा इंजेक्शन को, बार बार टॉलरेट नहीं करेगा, इसलिए उससे अच्छा है इंजेक्शन लगाने से कि उसकी सर्जरी कर दी जाए। ठीक है, परमानेंट रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है, सर्जरी से क्या होता है, रिलीफ तो मिल जाता है, परमानेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो डैमेज होता है उसका वो ये है कि उसमें परमानेंट डिसेस्थीसिया आपको देखने मिलता है। क्या मिलता है,
डिसेस्थनिया तो आपको देखने को मिलता है। मतलब वहाँ की जो भी आपको फीलिंग वगैरह होती है, हॉट कोल्ड या फिर कोई भी चीज़ एक फील करने की सेंसेस होते हैं, वो बिल्कुल ही वहाँ से गायब हो जाता है, वो कुछ पता ही नहीं चलता है वहाँ पर। तो ये एक परमानेंट डैमेज मिलता है उसके साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं हमको। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।